कुमार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स को कि वो क्या होता है और इम्प्लीमेंट करेंगे उसको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास दो जो मेन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं एक एरे और लिंक लिस्ट। तो पहले हम क्या करते थे कि हमने अगर इंसर्शन करनी होती थी एरे के अंदर या फिर लिंक लिस्ट के अंदर तो हमें कोई इसी रूल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और ना ही हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन थी जिसको हमने फॉलो करना होता था। हमने जिस पॉइंट पे इंसर्शन करना चाहते थे, जिस पॉइंट पे डिलीशन करना चाहते थे, हम एलिमेंट्स को डिलीट और इंसर्ट कर सकते थे। तो हमें किसी भी रूल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम किसी सेंटर में से या फिर इन बिटवीन किसी लोकेशन पे किसी पॉइंट को, किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर डिलीट करना चाहते थे तो हम डिलीट कर सकते थे। तो अगर हम उन्हीं एरे पे या फिर उसी लिंक लिस्ट पे कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ रूल्स अप्लाई कर दें तो उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए अगर हम एरे या लिंक लिस्ट को यूज़ करते हैं तो वो क्या हमारा एक स्टैक बन जाती है। तो स्टैक के कुछ रूल्स होते हैं जो हम लिंक लिस्ट पे या फिर एरे पे अप्लाई करते हैं ताकि वो एक स्टैक का बिहेवियर शो करे। तो स्टैक को अगर देखा जाए लॉजिकली हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि जिसका सिर्फ एक एंड ओपन होता है। तो इसी एंड से हमने जो इंसर्शन करनी होती है वो करते हैं और अगर हमने कोई डिलीशन करनी है तो वो भी हम इसी एंड से ही डिलीट करेंगे। तो इसके अंदर जो टर्म यूज़ होती है डिलीशन और इंसर्शन के लिए वो है पुश और पॉप। अगर हमने किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो उसको हम पुश कहेंगे, अगर हमने किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो हम उसको पॉप करेंगे। बेसिकली पहले हम फंक्शन जो बनाते थे इंसर्ट एट स्टार्ट या फिर इंसर्ट एट डिलीट एट स्टार्ट, तो उसी का बस नेम चेंज करके हमने अब पुश और पॉप कर दिया है। तो इसके अंदर हमने इसी के रूल्स को फॉलो करना होता है। इसका जो रूल है वो बेसिकली कुछ इस तरह से है कि हमारा जो एलिमेंट इंसर्ट हो रहे हैं, अगर हम इंसर्शन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इंसर्शन पहले हम इधर कुछ इंसर्ट करेंगे, फिर इधर हमने कुछ इंसर्ट किया, फिर इस बाद में यहाँ पे इंसर्ट किया। तो जैसे यहाँ पे 1 मैंने कर दिया, यहाँ पे 2 इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे 3 इंसर्ट कर दिया। तो अगर अब मैं डिलीशन स्टार्ट करूँगा तो डिलीशन में सबसे पहले मैं जो लास्ट पे एलिमेंट इंसर्ट किया था वो डिलीट करूँगा। डायरेक्टली ये नहीं कि मैं 2 को डिलीट कर दूँ या फिर डायरेक्टली इसको डिलीट कर दूँ, ये नहीं होगा। इसका रूल ये है कि मैं जो लास्ट में हमने एलिमेंट इंसर्ट किया होगा उसको डिलीट जब करेंगे तो फर्स्ट पे वो डिलीट होगा, मीन कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो जो बनता है लीफो। लीफो मीन लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो अब अगर मैंने डिलीशन स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है स्टैक का। तो इसके अंदर हमारे पास एक टॉप रहता है जो कि पॉइंट आउट कर रहा होता है हमारे टॉप मोस्ट एलिमेंट को। तो ये टॉप बेसिकली वही है कि अगर हम एरे से अपने अगर प्रोग्राम बनाया हो इंसर्शन या डिलीशन का तो उसके अंदर हम एक n वेरिएबल रखते थे जो कि काउंट करता था हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को, जितने उसके अंदर इंसर्ट हो रहे हैं या फिर जितने डिलीट हो रहे हैं। तो उसी एलिमेंट का नेम, उसी वेरिएबल का नेम हमने अब टॉप कर दिया है, तो जो कि बेसिकली पॉइंट आउट कर रहा है हमारे टॉप मोस्ट एलिमेंट को हमारी एरे या फिर लिंक लिस्ट के अंदर। तो इसके अंदर हम टॉप रखते हैं। अगर हम स्टैक को अगर हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एरे की मदद से तो हमारा जो टॉप है वो इनिशियली -1 से इनिशलाइज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये टॉप है मेरा, तो इसको हम टॉप को इनिशलाइज करेंगे -1 से, क्योंकि हमारे जो एरे का इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो इसकी जो पहले इनिशलाइजेशन होती है वो -1 से स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह इसको हम लिंक लिस्ट से कर रहे हैं इम्प्लीमेंट तो उसमें ये नल रहता है। तो अगर हमने इसको वैल्यू को इंसर्ट करनी है तो वैल्यू इंसर्ट करने से पहले हमें टॉप को ++ करना पड़ेगा एरे के अंदर। तो एरे के अंदर अगर इस ++ करेंगे तो ये 0 इंडेक्स पे पहुंच जाएगा, 0 इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम फिर उस इंडेक्स पे वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह अगर इसको दोबारा से ++ करेंगे तो ये इसके नेक्स्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। तो फिर हम नेक्स्ट पहले इसको ++ करेंगे, फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स के अंदर वो वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कोई और वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हम उसको फिर से ++ करेंगे, ये उसके नेक्स्ट इंडेक्स को पॉइंट आउट करने लग जाएगा। तो जैसे कि मैंने 3 एलिमेंट को इंसर्ट किया है तो हमारा जो टॉप है वो इसके थर्ड वाले इंडेक्स यानी कि जो कि 2 इंडेक्स बनता है उसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसी तरह से अगर मैंने डिलीशन करनी है तो डिलीशन के लिए मैं सिंपल क्या करूँगा कि मैं जस्ट टॉप को माइनस कर दूंगा। जैसे ही टॉप को मैं माइनस करूँगा तो टॉप अब इसके बजाय इसको पॉइंट आउट करेगा, इंडेक्स 1 को, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो ये इसको 1 को पॉइंट आउट करने लग जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ऊपर वाली जो वैल्यू अब हमारे लिए गार्बेज वैल्यू है, हमारे किसी काम की नहीं है। हमने तो जस्ट वहाँ तक देखना है जहाँ तक हमारा टॉप
पॉइंट आउट कर रहा है जिस एलिमेंट को। तो अब हमारे पास जो स्टैक है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, ऊपर वाली वैल्यू एज ए गार्बेज वैल्यू रहेगी। अगर हमने फिर से इस एलिमेंट को डिलीट करना है इसको, तो हम सिंपल टॉप को माइनस माइनस करेंगे, टॉप इसके बजाय अब 0 वाले इंडेक्स को पॉइंट आउट करने लग जाएगा। अगर हम इसको भी डिलीट कर देते तो हमारा टॉप -1 हो जाएगा। हम इसको माइनस माइनस करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी हो चुकी है। तो यही कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर जो फंक्शन यूज़ होते हैं वो हैं हमारे पास पुश। तो हमारे पास पुश पॉप पीक इज़ एम्प्टी और इज़ फुल, ये कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं हमारे जो स्टैक है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो पुश बेसिकली यूज़ होता है हमारे पास किसी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए। पॉप अगर हमने किसी एलिमेंट को डिलीट करना है उसके लिए हम पॉप फंक्शन को कॉल करते हैं। पीक जो हमारा फंक्शन है ये हमारे स्टैक के अंदर जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है, जैसे कि अगर हमारा ये स्टैक है तो इसके टॉप में हमारे पास 3 पड़ा है, तो ये इसको रिटर्न करता है टॉप मोस्ट हमारे पास जो इंडेक्स के अंदर वैल्यू पड़ी होगी। इज़ एम्प्टी जैसे कि नेम से शो हो रहा है कि हमारा चेक करेगा कि हमारी एरे एम्प्टी है या नहीं है, और ये इस फुल को चेक करने के लिए हमारी जो हमें वैसे समझ आ जाती है कि इसकी वर्किंग हो कैसे रही है। मेन चीज़ आती है हमारी कोडिंग में इम्प्लीमेंटेशन, उसका मेन प्रॉब्लम होती है। तो उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि हम किस तरह से इसका कोड लिख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल मेथड से मैं कोड करवाऊँगा आपको। अगर आपके पास प्रीवियस नॉलेज नहीं भी है तो कोई इशू नहीं, अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं Def++ की स्क्रीन के ऊपर। आपको इसके एक्सप्लेनेशन की डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको मेरी शायद उतनी एक्सप्लेनेशन उतनी अच्छी ना हो, लेकिन मेरा जो कोड है वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड से कोड करवाऊँ। तो आज देखते हैं कि इसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 चीज़ें, कई जगह पे आपको कोड ऐसा मिलेगा कि सिंपल फंक्शन बनाए होते हैं उन्होंने, कि पुश और पॉप का फंक्शन बना लेते हैं और उसके अंदर एरे को पास करते हैं, और हमारी जो एरे है वो मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर की जाती है। तो अक्सर जगह पे ये होता है कि हमारे पास एक क्लास बना लेते हैं स्टैक के नेम से, तो उसके अंदर सारे का सारा काम करते हैं। तो डिपेंड करता है आप पे जो मेथड आप चूज़ करना चाहते हैं। तो मैं दोनों मेथड्स ही आपको बता दूंगा। तो फर्स्ट हम एक क्लास बनाएंगे स्टैक के नेम की, कोई भी आप नेम रख सकते हैं, स्टैक रख लें या फिर कुछ भी। तो इसके अंदर हमें जो डेटा एट्रीब्यूट्स चाहिए फर्स्ट, तो वो हमें कौन से चाहिए, एक तो हमें चाहिए एरे, इंट टाइप की एरे, और इसके जो साइज़ है वो साइज़ मैं डिफ़ाइन करूँगा। तो मैं लिखूँगा हैश डिफ़ाइन साइज़, तो मैं 100 कर लेता हूँ इनिशियली, कुछ भी आप साइज़ कर दें। तो ये साइज़ लिखने का मकसद ये कि एज अ कांस्टेंट हमारे पास ये काम करेगा, और हमने जिस जगह पे साइज़ को यूज़ किया होगा तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही हम इस 100 को चेंज करेंगे, मतलब यहाँ पे हम जो वैल्यू एंटर करेंगे वो जिस जगह पे साइज़ यूज़ हुआ होगा वहाँ पे वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हमें एक टॉप चाहिए इंट टाइप का। तो आई थिंक यही चीज़ें थी जो हमें इसके चाहिए थे एट्रीब्यूट्स के अंदर, और ये इनिशियली खुद ही प्राइवेट होता है, लेकिन फिर भी मैं ये लिख देता हूँ, ये डिफ़ॉल्ट में भी प्राइवेट ही होता है। तो हमारे जो ये एट्रीब्यूट्स हैं वो प्राइवेट में आएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है वो पब्लिक में लिखेंगे। पब्लिक के अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ताकि हम अपने टॉप को इनिशियलाइज़ कर सकें -1 से। तो मैं टॉप को इनिशियलाइज़ करता हूँ। तो उसको इनिशियलाइज़ करने के लिए कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि एक फंक्शन होता है क्लास का जिसका नेम क्लास के नेम के सेम होता है, और इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही किसी क्लास के इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो इसलिए हम मोस्टली जो हमारे एट्रीब्यूट्स को हमने या फिर जितने भी डाटा मेंबर्स होते हैं उसको इनिशियलाइज इस फंक्शन के अंदर ही करते हैं। तो हमें डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न टाइप। तो हम सिंपल नेम लिखेंगे और इसके अंदर मैं टॉप को इज़ इक्वल टू -1 कर दूंगा। तो बस इतना ही। उसके बाद हमारे जो फंक्शन थे मैंने आपको बताए थे पुश पॉप पिक, और उनको इधर डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो पहला फंक्शन है पुश। तो पुश में हमें कोई रिटर्न कुछ नहीं करेगा, तो इसकी मैं टाइप वॉइड रखता हूँ, तो उसका नेम पुश। तो पुश में हमें एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा n, जो नंबर हमने पुश करना है, तो मैं उसको n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको पैरामीटर्स मुश्किल लगते हैं या फिर आपको नहीं पता, तो आप सिंपल इसके अंदर ये लिख सकते हैं कि इंट एक n वेरिएबल ले लें और यूज़र से सी आउट करवा लें एंटर द नंबर। ठीक है, दोनों मेथड्स ही एक ही काम करेंगे। आप वेरिएबल करना चाहते हैं इस तरह से पास करना चाहते हैं, या फिर आप यूज़र से इनपुट करवाना चाहते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने पैरामीटर पास किया है। उसके बाद मैं चेक करूँगा कि हमारी अगर स्टैक है वो फुल होती है तो उसके अंदर मैं एलिमेंट्स को पुश नहीं कर सकता। तो उसको चेक करने के लिए हम टॉप को चेक करेंगे। मैं इफ़ के अंदर टॉप इसको चेक करूँगा हमारे साइज़ के साथ, जितना हमने साइज़ दिया था
उसका अगर -1 करेंगे, क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए हमारा जो लास्ट वाला इंडेक्स होगा वो हमारे साइज़ के -1 के इक्वल होगा। तो अगर हमारा टॉप इस पॉइंट पे पहुंच चुका होता है तो हम लिख देंगे हमारी ओवरफ्लो कंडीशन कि हमारी स्टैक फुल हो चुकी है, इसके अंदर हम कुछ और इंसर्ट नहीं कर सकते, तो हम लिख देंगे ओवरफ्लो कंडीशन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एल्स पार्ट के अंदर। तो एल्स के अंदर हमने क्या करना है कि फर्स्ट टॉप को ++ करेंगे, टॉप ++ करेंगे, और हमारे ARR टॉप के अंदर, टॉप बेसिकली अभी इंडेक्सिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि ये वो है कि पहले -1 है, जैसे इसको ++ करेंगे ये 0 हो जाएगी वैल्यू, तो इसका मतलब हम एरे के 0 इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। तो वैल्यू कौन सी है जो हमने पास की है, इधर n पास की है, तो वो हम n इसके को रख देंगे। बस इतना ही फंक्शन होगा इसका पुश के लिए। तो नेक्स्ट हम फंक्शन बनाते हैं पॉप। तो हमारा जो पॉप फंक्शन है मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है कि जो हम चीज़ डिलीट कर रहे हैं या पॉप कर रहे हैं उसको हम रिटर्न भी करते हैं। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो आपको उसकी रिटर्न टाइप देनी पड़ेगी। अगर हमारी जो एरे है वो इंट टाइप की है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो भी इंटीजर टाइप के ही इंटर होंगे, तो हमने जो वैल्यू रिटर्न करनी वो भी इंटीजर टाइप की होगी। तो इसलिए मैं इसमें जो रिटर्न टाइप रख रहा हूँ वो भी इंट ही रखूँगा। तो इसका मैं नेम पॉप, तो इसके अंदर में कोई पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी इससे पहले भी हमें एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि अगर हमारी स्टैक टोटली एम्प्टी होती है तो हम कुछ भी पॉप नहीं कर सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए क्या है कि हम टॉप को कंपेयर करेंगे कि अगर वो -1 के इक्वल होता है तो इसका मतलब हमारी स्टैक एम्प्टी है, तो हम लिख देंगे अंडरफ्लो कंडीशन। ठीक है, अंडरफ्लो कंडीशन। तो उसके बाद एल्स पार्ट आएगा। एल्स पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, तो हमने किस वैल्यू को अगर हमने रिटर्न करना है तो उस वैल्यू को टेम्प्रेरी तौर पे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ टेम्प के नेम से। तो हमारी जो टॉप मोस्ट वैल्यू होगी मैं लिखता हूँ ARR टेम्प इज़ इक्वल टू ARR टॉप। उसके जो टॉप में वैल्यू पड़ी है वो स्टोर कर दो टेम्प के अंदर। तो उसके बाद मैं टॉप को सिंपल माइनस कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि टॉप अब नीचे वाले इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट आउट करेगा। तो हमारी वाली जो ऊपर वाली वैल्यू है वो हमारी किसी काम की नहीं, वो एज अ गार्बेज वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो इसी के बाद हम इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न टेम्प। ठीक है, तो आप इधर रिटर्न टेम्प कर देंगे या फिर इसको आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है पीक का। तो पीक भी क्या करता है कि हमारा जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है उसको रिटर्न करने के लिए यूज़ होता है। तो इसकी भी रिटर्न टाइप हमें ये रखनी पड़ेगी इंट, और इसका नेम पीक। और इसके अंदर भी हम चेक करेंगे पहले कि अगर हमारी जो टॉप है वो डबल इक्वल टू -1 है तो फिर हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते, हम यही लिखेंगे अंडरफ्लो कंडीशन। ठीक है, उसके बाद एल्स पार्ट के अंदर आप ARR या फिर इस तरह से कर लें, रिटर्न ARR टॉप, सिंपल। तो इससे क्या होगा कि हमारा टॉप मोस्ट जो एलिमेंट है वो रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद इस एम्प्टी और इस फुल वाले फंक्शन उसके अंदर बेसिकली जो मैंने ये कंडीशन यूज़ की है, ये सिंपल एक कंडीशन अप्लाई करनी होती है। तो इस जगह पे बेसिकली आप वो फंक्शन ही यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने इधर कंडीशन लगा ली है। तो आपको मैं एक बना देता हूँ इज़ एम्प्टी। तो इज़ एम्प्टी में क्या है कि वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं लिखता हूँ इसकी टाइप बूल। तो बूल के अंदर मैं लिखता हूँ इज़ एम्प्टी। तो इस एम्प्टी के अंदर कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल चेक करेगा कि अगर हमारा जो टॉप है वो डबल इक्वल टू -1 होता है तो क्या है, रिटर्न करें रिटर्न ट्रू, अदरवाइज करेगा रिटर्न फॉल्स। जस्ट इतनी इसी तरह से आप इस फुल फॉर्म फंक्शन भी बना सकते हैं। तो ये तो हमारी स्टैक कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि हम एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे हैं या फिर डिलीट कर रहे हैं तो हमें शो नहीं होंगे। तो शो करने के लिए हमें एक डिस्प्ले का फंक्शन अलग से बनाना पड़ेगा। तो एक डिस्प्ले का फंक्शन लिखते हैं इधर, उसकी रिटर्न टाइप जो वॉइड रखेंगे क्योंकि वो हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा, उसका नेम डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के अंदर भी हमें वही कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, या फिर आप सिंपल इधर फंक्शन को कॉल कर लें इज़ एम्प्टी। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लासेस के अंदर फंक्शन को कॉल करने का मेथड होता है कि हम क्लास का नेम लिखते हैं। जैसे इस क्लास का नेम स्टैक है, स्टैक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद इज़ एम्प्टी, इस फंक्शन को कॉल करेंगे।
ठीक है। तो इस फंक्शन को कॉल भी हमने ऐसे नहीं करना, कंडीशन के अंदर कॉल करना है इसको। तो कंडीशन के अंदर लिखने के लिए मैं इफ़ लिखूँगा और इसकी बॉडी के अंदर लिख दूँगा। तो ये क्या है कि ये ट्रू या फॉल्स में कुछ ना कुछ हमें रिटर्न करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी इफ़ स्टेटमेंट वर्क करेगी। तो इधर हम लिख देंगे अंडर फ्लो कंडीशन, या फिर कह देंगे कि आपकी स्टैक बिल्कुल एम्प्टी। अब जो मर्ज़ी लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो इसके एल्स पार्ट के अंदर हम इसको डिस्प्ले करवा देंगे। तो एक फार लूप चलाएंगे जिसको इनिशलाइज करेंगे 0 से, और आई जो है वो लेस दैन इक्वल टू रहना चाहिए हमारे टॉप के, और आई प्लस प्लस होता रहे हर दफ़ा। और साथ में क्या डिस्प्ले करवाता रहे ARR आई, और थोड़ी सी स्पेस देने के लिए मैं ये लिख देता हूँ। और जैसे ही फार लूप एंड हो तो एक सी आउट एंड एल लिख देती है, ताकि हमारा जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाए। तो ये थी हमारी स्टैक। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो मैं कुछ फंक्शन को कॉल करता हूँ और चेक करते हैं कि ये ठीक प्रॉपर वर्क कर रही है या फिर नहीं। तो मैं स्टैक का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ OBJ। तो OBJ डॉट मैं करता हूँ पुश। तो पुश के अंदर पहले मैं 7 इंटर करता हूँ, मैंने एक पुश कर दिया एलिमेंट। फिर OBJ डॉट पुश को दोबारा से कॉल करते हैं, फिर इसके अंदर 8 को पुश करते हैं। फिर OBJ डॉट पुश को, तो इसके अंदर मैंने 9 पुश कर दिया। मैंने 3 एलिमेंट्स को पुश कर दिया है। उसके बाद इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ। तो डिस्प्ले जब मैंने कॉल किया, तो अब इसको देखते हैं कि हमारा ये हमें शो वैल्यू रिजल्ट करवाता है या फिर नहीं करवाता। तो अब देखिए कि इसने हमें 3 वैल्यूज़ को पुश किया था, तो इसने हमें वो तीनों शो करवा दी हैं 7, 8, 9। तो अब हमने चेक करना है कि अगर एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो वो कौन से एलिमेंट को पहले डिलीट करता है। तो मैंने आपको इसका प्रिंसिपल बताया था कि जो फर्स्ट इन लास्ट आउट, तो सॉरी लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो हमारा लास्ट एलिमेंट इंसर्ट हुआ, तो जब डिलीशन होगी यानी कि पॉप का फंक्शन कॉल करेंगे तो पहले वो डिलीट होगा। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो 9 है, जब हम इसको पॉप का फंक्शन कॉल करेंगे तो 9 पहले डिलीट होना चाहिए। तो इसको चेक कर लेते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ सी आउट डिस्प्ले द स्टैक आफ्टर कॉलिंग पॉप, ठीक है। तो इतना लिख देते हैं कि हमारे पॉप के बाद क्या रिजल्ट्स हैं। तो इससे हमें थोड़ा सा डिफरेंस मालूम हो जाएगा। तो मैं OBJ डॉट पॉप करता हूँ। पॉप करने के बाद फिर मैं डिस्प्ले करता हूँ OBJ डॉट डिस्प्ले का फंक्शन डिस्प्ले। तो अब चेक करते हैं कि हमें ये क्या रिजल्ट शो करवाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें 9 अगर डिलीट होता है तो इसका मतलब है हमारा जो स्टैक है हमने ठीक इम्प्लीमेंट कर लिया। तो वही हो रहा है कि हमने लास्ट पे 9 को इंटर किया था, और जब डिलीशन हुई यानी कि पॉप हमारा फंक्शन कॉल हुआ है तो उसने 9 को पहले डिलीट किया है। तो आई थिंक यही चीज़ें थी कुछ इसके अंदर जो कि बेसिक थी। हमारे स्टैक को इम्प्लीमेंट करना इतना मुश्किल नहीं है। इसकी कोई एप्लीकेशंस हैं जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उनको डिस्कस करेंगे।